नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार आग से खेल रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे समय में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाइजीरिया पर हमले करते हैं, ये कहते हुए कि वहां ईसाइयों को का कत्लेआम हो रहा है, ईसाइयों को मारा जा रहा है और वो ये सहन नहीं करेंगे और ईसाइयों पर दुनिया भर में कहीं भी अगर अत्याचार होंगे तो वो उसका प्रतिकार करेंगे, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे रोकेंगे। यानी अमेरिका में अपने मागा क्राउड को खुश करने के लिए वो ईसाइयों के बीच अपनी एक मसीहाई कायम करना चाहते हैं और अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इससे पूरी दुनिया को एक संदेश जाता है कि उन्हें अपने देश में ईसाइयों का ख्याल रखना पड़ेगा और अगर नहीं रखा तो ट्रंप प्रशासन, डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। मैंने इसी संदर्भ में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार आग से खेल रही है। वैसे ही हमारे संबंध अमेरिका से बहुत ख़राब चल रहे हैं, टैरिफ को लेकर और दूसरी वजहों से भी, जिसके कारण लगातार तनाव बना हुआ है। भारत को आर्थिक नुकसान हो रहा है और भविष्य में दूसरे तरह की समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। लेकिन ऐसे वक्त पर पूरे देश भर में, ख़ास तौर पर उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, पूरे क्रिसमस के मौके पर जगह जगह उपद्रव हुए, हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई और ईसाइयों को अपमानित करने की ढेर सारी वारदातें हुई। ये सारी घटनाएं वीडियो में उपलब्ध हैं। देश भर के वीडियो न केवल देश भर में सर्कुलेट हो रहे हैं, पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रहे हैं। यूरोप, अमेरिका और जहाँ जहाँ भी ईसाइयों का बहुमत है, उन देशों में ये वीडियो देखे जा रहे हैं और ये इसका एक जो प्रतिक्रिया हो रही है वो भी हमें धीरे धीरे सामने देखने को मिलेगी, जब उन देशों में जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको टारगेट किया जाएगा। पहले से ही भारतीय मूल के लोग टारगेट पर हैं, उनके खिलाफ तमाम तरह की हरकतें हो रही हैं, हेट स्पीच हो रही है, हेट क्राइम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियो बन रहे हैं जिनमें उनकी तुलना मल से की जा रही है। उन्हें बाहर खदेड़ने की बात हो रही है, भगाने की बात हो रही है, बोझ बताया जा रहा है। तो ऐसे समय में जब दुनिया भर में फैले भारतीय तमाम तरह की इस तरह की चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तब भारत के अंदर अगर ये सब हो रहा है तो इसका जो खमियाजा है उन्हें भुगतना पड़ेगा। भारत में रह रहे हिंदुओं को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो अल्पसंख्यक है, ईसाई क्या करेंगे, कुछ जवाब भी नहीं दे सकते हैं, लड़ भी नहीं सकते हैं, वो बेचारे हैं। लेकिन जो उन्हीं के हिंदू भाई दुनिया के दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं, वो एक प्रतिशोध की हिंसा के शिकार होंगे। ये आने वाले दिनों में हमें देखेगा। अब देखिए कि जिन राज्यों में ईसाई विरोधी हिंसा हुई है या तोड़फोड़ हुई है, जो कुछ भी हुआ है, उपद्रव हुए हैं, उनमें उड़ीसा है जहां पर सांता कैप बेचने वाले गरीब परिवार को धमकाया गया, भगाया गया। दिल्ली है जहां सांता कैप पहनने वाली महिलाओं और बच्चों को भगाया गया। मध्य प्रदेश में एक नेत्रहीन लड़की को क्रिसमस के कार्यक्रम में पीटा गया, अपमानित किया गया, उसमें बीजेपी के नेता शामिल थे। उत्तराखंड में क्रिसमस कार्यक्रम रद्द किए गए, प्रार्थना सभाओं में बाधा डाली गई, जीसस और मैरी का अपमान किया गया। केरल में कैरल गाने वाले बच्चों पर हमला किया गया, उनके जो संगीत वाद्य यंत्र थे वो तोड़े गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में कैथेड्रल के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए, केरल गाने वालों को रोकने की कोशिश हुई। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल इलाकों में चर्च और घरों पर हमले हुए और कुछ और रिपोर्ट्स आ रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बता रही हैं। केवल इसमें केरल है जहां पर जो बीजेपी शासित नहीं है, बाकी सारे राज्य बीजेपी शासित हैं। और इन सारी घटनाओं में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इसी तरह के संगठन जो कि सीधे तौर पर बीजेपी से जुड़े हैं, जो कि संघ परिवार के मेंबर हैं, वो सब इसमें शामिल रहे हैं। तो एक पूरी जो छवि भारत की बनती है उसमें ये कि अभी तक तो मुसलमान निशाने पर थे,
उन पर लगातार हमले हो रहे थे, उनकी लिंचिंग हो रही थी, उनके घर गिराए जा रहे थे, बुलडोज किए जा रहे थे, अपमानित किया जा रहा था जबरन। अभी वो सिलसिला रुका नहीं है, वो चल रहा है। हमने देखा कि कैसे बिहार में अतहर को लिंच कर दिया गया, उड़ीसा में एक और घटना हो गई है। ये लगातार भारत में चल ही रहा है। हिंसा की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और इसको लेकर मुस्लिम ममालिक देश लगातार प्रतिक्रियाएं भी कर रहे हैं। अब उसमें अभी तक क्रिश्चियंस के खिलाफ कम हो रही थी, कर्नाटक की कुछ घटनाएं थी, इस तरह से छिटपुट घटनाएं हो रही थी, लेकिन इस बार क्रिसमस पर बड़े पैमाने पर ये घटनाएं हुई हैं। और जो इस साल नवंबर में 706 घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें से केवल उत्तर प्रदेश में 184 और छत्तीसगढ़ में 157 है। ये दो राज्य सबसे आगे हैं। अब देखिए कि चलिए उपद्रव हो गया, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? ये तो कार्रवाई के मामले में केवल असम में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 3 बीजेपी के हैं और 1 बजरंग दल का है। केरल में कार्रवाई हुई है, आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, उपद्रव मचाने वालों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य जगह पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ एक जगह एफआईआर दर्ज हुई हैं, लेकिन इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये पूरा एक माहौल इस बार क्रिसमस के अंदर हमने देखा, और ये पूरा जो कुछ हुआ है ये पूरी विश्व बिरादरी के सामने गया है कि भारत में हो क्या रहा है। अभी तक मुसलमान और अब ईसाई, अब दोनों के खिलाफ हिंसा चल रही है, और जो बीजेपी है और केंद्र सरकार है वो इन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि इन हिंसा को, इन उपद्रवों को धिक्कारने के लिए, इनकी निंदा करने के लिए, इनकी भर्त्सना करने के लिए किसी बड़े नेता ने एक भी बयान नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी दिखावे के लिए एक चर्च में गए, लेकिन उसकी तस्वीरें शेयर की, उसके वीडियो शेयर किए, लेकिन इन तमाम हिंसाओं, उपद्रवों पर वो 2 शब्द नहीं बोला उन्होंने। गृह मंत्री अमित शाह हैं, अमित शाह को की जिम्मेदारी है कि देश में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें और ऐसे उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो एक तो ये धारणा बन रही कि कहीं ये सारा सुनियोजित तो नहीं था, ये बीजेपी ने खुद करवाया हो, संघ परिवार ने करवाया हो, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और मजबूत करने के लिए। मुसलमानों के खिलाफ तो हो ही रहा है, अब ईसाइयों के खिलाफ भी ये ध्रुवीकरण को मजबूत किया जाए। तो ये उसकी राजनीति है, इसलिए चुप है, हौसला अफजाई कर रही है उपद्रवियों की। ये एक तरह की वाटर टेस्टिंग भी हो सकती है कि एक बार ये करके देखो देश में क्या प्रतिक्रिया होती है, देश के बाहर क्या प्रतिक्रिया होती है, फिर अगले बार इसकी आंच और बढ़ाई जाएगी, इनका पैमाना और बढ़ाया जाएगा, हिंसा को और बढ़ाया जाएगा। क्या ये योजना थी इसके पीछे? ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी सरकारों पर, राज्य सरकारों पर भी और केंद्र सरकार पर भी, क्योंकि वो चुप बैठी है। उसने राज्य सरकारों को ये तक नहीं कहा कि इन उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कड़ी कार्रवाई करें। तो जब राज्य सरकारें, जहां बीजेपी है, वो नहीं कर रही कार्रवाई, केंद्र सरकार चुप बैठी है, तो इसके अर्थ निकालना फिर मुश्किल नहीं है। यही अर्थ निकाले जाएंगे और यही अर्थ अंतर्राष्ट्रीय जगत में निकाले जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में पिछले 11 सालों से क्या हो रहा है। लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और तमाम तरह की घटनाएं हैं जिनको मैं अब दोहराना नहीं चाहता हूं, गिनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। उनको संदिग्ध बनाने, उनकी देशभक्ति पर संदेह खड़े करने का काम लगातार हो रहा है, और अब उसमें ईसाइयों को भी जोड़ दिया गया है। तो ईसाई भी अब टारगेट पर आ गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी बहुत बखूबी समझ रही है कि भारत में एक फासीवादी, नस्लवादी अभियान चल रहा है। उसका नेतृत्व मोदी सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है, संघ परिवार कर रहा है, और ये एक नकारात्मक छवि भारत की पूरी दुनिया में बन रही है। जो एक सकारात्मक छवि पहले थी भारत की, लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, शांतिपूर्ण तरह से चल रहा है, कानून व्यवस्था है, लोकतंत्र है, ईमानदारी से चुनाव होते हैं, अदालतें काम कर रही हैं, ठीक है वहाँ भी भ्रष्टाचार है लेकिन काम कर रही हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाएं कमज़ोर होने के बावजूद
इतनी झुकी हुई नहीं है, लेट नहीं गई है, लेकिन अब पूरी दुनिया इसको अच्छे से देख रही है। तो ये जो पूरी धारणा बन रही है, इस धारणा की वजह से ऐसे देशों को भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का मौका मिलेगा जो इंतज़ार में बैठे हैं कि भारत को कैसे कमज़ोर किया जाए। भारत की आर्थिक तरक्की जो पहले ही अब कमज़ोर होती जा रही है इस रिजीम में, उसको और कैसे रोका जाए, कैसे उसमें खलल पैदा किया जाए, उसमें रुकावटें खड़ी की जाए। तो वो सारे देश अब, चूँकि जो हम सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे जो संपन्न, अमीर, ताकतवर देश हैं वो ईसाई बहुसंख्यक वाले देश हैं। वहाँ ईसाइयों की तादाद ज़्यादा है, और अगर ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं भारत में तो वहाँ उनकी सरकारों पर दबाव पड़ेगा। और इस बीच हुआ ये है कि ज़्यादातर यूरोप के देशों में दक्षिणपंथी सरकारें आई हैं जो कि नस्लवादी हैं, वाइट सुपरमेसिस्ट हैं, गोरावादी हैं, और जो एशियाई मुल्क के लोग हैं उनको नीची नज़रों से देखती हैं। तो अब वो सब जो नस्लवाद से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती हैं वो भारत के नस्लवाद पर अपनी प्रतिक्रिया करेंगे, क्योंकि यहाँ ईसाई टारगेट पर लिए गए हैं। और ट्रंप ने जो नाइजीरिया पर, कहने को उन्होंने नाइजीरिया पर इसलिए हमले किए कि वहाँ ISIS जो है वो ईसाइयों को का कत्लेआम कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ ईसाइयों की नहीं है। वहाँ नाइजीरिया में सिर्फ ईसाई नहीं मारे जा रहे हैं, बल्कि वहाँ जो बोको हराम और दूसरे आतंकवादी संगठन हैं वो ईसाइयों को भी मार रहे हैं और मुसलमानों को भी मार रहे हैं। मारने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि वो उनको लूटपाट और इस तरह की आदत है और उनके लिए कोई पराया नहीं है। और उसी तरह से वहाँ के जो ईसाई हैं, लगभग 50-50 की आबादी दोनों की वहाँ पर, तो ईसाई भी पलटकर मुसलमानों को मार रहे हैं। तो एक तरह का कत्लेआम, अनार्की है वहाँ पर, अराजकता फैली हुई है, कानून व्यवस्था वहाँ की सरकार से संभल नहीं रही है। लेकिन चूँकि डोनाल्ड ट्रंप को बनना है मसीहा कि वो ईसाइयों के संरक्षक है, उनकी रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी दूसरे देश पर हमला कर सकते हैं, उसकी संप्रभुता को नज़रअंदाज कर सकते हैं, और उन्होंने ये किया। तो आईसिस पर हमला कर दिया, आईसिस पर हमले के नाम पर नाइजीरिया पर हमला कर दिया। अब भारत पर इस तरह के हमले करना ट्रंप के लिए संभव नहीं होगा। नाइजीरिया भारत के मुकाबले बहुत छोटा देश है, कमज़ोर देश है। भारत रणनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से उन तमाम देशों के मुकाबले कहीं मजबूत है, तो इस तरह का हमला तो वो नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे तरह से दबाव बना सकते हैं, दूसरे तरह से, जैसे जो सैंक्शन का मामला है वो लगाए जा सकते हैं। अभी तक अमेरिका की जो धार्मिक आज़ादी वाली कमेटी है कांग्रेस की, वो हर साल एक रिपोर्ट देती है जिसमें भारत की स्थिति को बुरा बताया जाता है, और उसका दबाव रहता है कि इसको अडॉप्ट करे कांग्रेस। अभी तक नहीं किया है, लेकिन अब अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो कांग्रेस उसको अडॉप्ट भी कर सकती है, और अगर अडॉप्ट कर लिया तो भारत के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लग सकते हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो मोदी सरकार, मैंने जो शुरू में कहा कि आग में हाथ दे रही है, आग से खेल रही है, वही ये मोमेंट है जहां वो समझ नहीं रही है कि वो अपने वोट बैंक को बनाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए पूरे देश को दांव पर लगा रही है, पूरे देश के भविष्य को दांव पर लगा रही है। और वैसे ही भारत बहुत सारे संकटों से जूझ रहा है, उसमें एक और आयाम जोड़कर, पहले तो ये है कि भारत की छवि ही ध्वस्त कर रही है। वो भारत की जो भी बुद्ध और गांधी की वजह से छवि बनी थी, नेहरू की वजह से छवि बनी थी, उन सब छवि को वो उस पर कालिख पोत रहे हैं। और अब ये जो एक नया आयाम जुड़ जाएगा, जिससे भारत एक शांतिप्रिय देश नहीं रह जाएगा, एक नस्लवादी हिंसा का शिकार देश बन जाएगा दुनिया की निगाहों में, जहाँ पर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा सताया जा रहा है। अगर ये धारणा पूरे विश्व स्तर पर बनती है
तो ये सोचना मुश्किल नहीं है कि उसके क्या क्या परिणाम निकल सकते हैं। फिर भारत की सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत कमज़ोर हो जाएगी, उसकी आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी और उसे एक दूसरी ही नज़रों से देखा जाएगा। और जितने भी ईसाई बहुल देश हैं और जहाँ पर दक्षिणपंथी सरकारों का अब वर्चस्व कायम होता जा रहा है, वो सब मोदी सरकार और भारत के खिलाफ पिल पड़ेंगी। तो ये एक बहुत ही अशुभ संकेत है, एक बहुत ही गलत तरह की राजनीतिक दिशा मोदी सरकार देश को दे रही है, जो कि शॉर्ट टर्म में भी नुकसानदेह है और लॉन्ग टर्म में भी नुकसानदेह है। क्योंकि अगर इस तरह की छवि बन जाती है तो उसको बदलने में फिर 10, 20, 25 साल लगेंगे। क्योंकि ये जो 10-11 साल में छवि गिरी है, वो उसका असर तुरंत नहीं जाएगा कि सरकार बदल गई, कोई पॉजिटिव अच्छी सरकार आ गई, उसने कुछ काम करना शुरू कर दिया तो एकदम से तस्वीर बदल जाएगी। ऐसा नहीं है। तस्वीर बदलने के लिए जिस तरह से ये 10 साल, इन 10 सालों में भारत का 20-30 साल का नुकसान हो चुका है और अगर अगले 4-5 साल भी ये सिलसिला जारी रहा तो फिर उस नुकसान की भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सवाल यही है कि आखिरकार क्या मोदी जी को, मोदी सरकार को भारत के इंटरेस्ट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है? क्या वो इतने स्वार्थी हो गए हैं? क्या उनकी सरकार, उनकी पार्टी, उनका संघ परिवार इतना स्वार्थी हो गया है कि देश के भविष्य को दांव पर लगाने पर उतर आया है? अगर ऐसा है तो ये बहुत चिंता की बात है। हम सबको इस पर सोच विचार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।